वीडियो में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बड़े अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 17 तारीख से एग्ज़ाम शो कर रहा है कि 17 तारीख से एग्ज़ाम हो सकता है। इसलिए हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, 4 चैप्टर हम लोग केमिस्ट्री का डिस्कशन कर चुके हैं और ये पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है। वैसे तो केमिस्ट्री की क्लास है, किसी में भी काम आएगी। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना 5th चैप्टर, जिसका नाम है संक्षारण और उसका नियंत्रण, यानी कि कोरोजन और कंट्रोल और उसका कंट्रोल। चलिए आइए देखते हैं। तो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। जो मेरे चैनल में नए विजिटर हैं वो उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातुएं वातावरण में उपस्थित नमी, धूल तथा अन्य गैसों के संपर्क में आती हैं तो इसकी सतह जो है वो रासायनिक अभिक्रिया फलस्वरूप खराब होने लगती है। जब धातु क्या होती है, एयर मतलब खुली अवस्था में होती है तो उस पर क्या होती है, उस पर रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है। धातु की सतह का धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और धातु की इस तरह धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। वही डिफिनेशन की बात कर लेते हैं तो धातुओं का किसी निश्चित वातावरण जैसे आर्द्रता, वायु आदि के संपर्क में आकर अवांछित यौगिकों जैसे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड आदि के रूप में परिवर्तित होकर धीरे धीरे सतह के कलुषित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? धात्विक संक्षारण। यानी अगर आपसे कोई धात्विक संक्षारण पूछता है तो क्या कहते हैं? धातुओं का संक्षारण। यानी धातुओं का निश्चित वातावरण जैसे कि आर्द्रता, वायु आदि के संपर्क में जब ये धातु आती है तो उस पर कौन सी लेयर बन जाती है? ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, वो परिवर्तित हो जाती है और धीरे धीरे क्या होता है? वो नष्ट होने लगती है। आपका क्या कहलाता है? धात्विक संक्षारण कहलाता है। आइए देखते हैं धात्विक संक्षारण के प्रकार। तो धातुओं का संक्षारण वातावरण पर निर्भर करता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वायुमंडलीय संक्षारण और एक होता है निमज्जित। आइए देखते हैं वायुमंडलीय संक्षारण क्या होता है। तो धातु की सतह वायुमंडलीय गैसों जैसे ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि के संपर्क में आकर रासायनिक अभिक्रिया करने लगती है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु की सतह पर धात्विक ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट आदि यौगिक की परत बनने लगती है। बात समझ में आ रही है? हम बात करें वायुमंडलीय संरक्षण की, तो धातु क्या होता है? वायुमंडल में जो उपस्थित गैसें हैं जब उनकी कंपेयर में आती है, यानी जब उनके संपर्क में आती है तो एक रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है और इस अभिक्रिया के वजह से धातु की जो सतह होती है वो धात्विक ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट आदि यौगिक की परत बनने लगती है, जिसके कारण धातु धीरे धीरे क्या होती है? नष्ट होने लगती है। जहाँ M क्या है आपका? धातु है, O क्या है? ऑक्सीजन, और MO2 क्या है? धात्विक ऑक्साइड। चलिए आगे चलते हैं। निमज्जित संरक्षण क्या होता है? तो इस प्रकार के संक्षारण में धातु की सतह पर नम, वायु, जल या किसी अन्य द्रव के संपर्क आने के कारण एक विद्युतीय रासायनिक सेल बन जाती है। यानी जो सतह होती है वो क्या बन जाती है? विद्युत रासायनिक सेल बन जाती है। निमज्जित संक्षारण को वैद्युत रासायनिक संक्षारण भी कहा जाता है। निमज्जित संक्षारण 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आइए उसको देख लेते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। एक आपकी होती है रासायनिक संक्षारण, एक होता है भूमिगत संचरण और एक होता है जलगत संचरण। आइए इसको क्रम वाइज देख लेते हैं। तो रासायनिक संचरण क्या होता है? इस तरह के संचरण में धातु तथा द्रव की रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये रासायनिक संचरण है आपका। तो रासायनिक संचरण क्या होता है कि सतह के संचरण में धातु तथा द्रव की रासायनिक, यानी कि जब धातु और द्रव की अभिक्रिया होती है तो क्या कहलाता है? रासायनिक संचरण। और जब फेरस धातुओं और भूमिगत संरचना में पाए जाते हैं तो क्या कहलाती है? भूमिगत संचरण। और जब पानी के पाइपों, बॉयलर का संचरण होता है तो क्या कहलाता है? जलगत संचरण। चलिए अब देखते हैं जो संचरण होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला आता है आपका धातु की सक्रियता। तो जो धातु अधिक क्रियाशील होते हैं, यानी जो अधिक, यानी कि आपके एस ब्लॉक के तत्व, उनका संचरण जल्दी होता है। कम क्रियाशील धातु जैसे AU, PT तथा AG का संचरण कम होता है। अगला आता है आपका आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। यदि वायु में नमी अधिक है तो संचरण की दर भी क्या होगी? अधिक हुई। जितनी नमी होगी उतना ज़्यादा आपका संचरण यानी होता है जंग। यही कारण है कि वर्षों के दिनों में लोहे पर जंग लग जाती है। अब आता है विलयन का पीएच मान। धातु जिस जल में विलयन के संपर्क में होता है, यदि उसका पीएच मान 7 से कम है तो वो विलयन अम्लीय होता है। और यदि धातु के संचरण का क्या होता है? जब अम्लीय होता है तो संचरण का खतरा ज़्यादा होता है। अब धातु की शुद्धता की बात करें तो यदि धातु में अशुद्धियाँ अधिक हैं तो धातु के संचरण की दर भी क्या होगी? अधिक होगी। फटाफट से सब्सक्राइब करते रहिए अपना और शेयर करते रहिए और मन लगा के नोट्स बनाते रहिए। अगला आता है टेम्परेचर। तो ताप अधिक होने पर संचरण की दर क्या होती है? अधिक होगी।
धातु की भौतिक अवस्था क्या होती है? धातु के दोनों ग्रेन्स का आकार जितना छोटा होगा इन अपर साइड लोअर साइड, उतना ही विलेयता अधिक होने के कारण संचरण अधिक होता है। धातु की आकृति की बात करते हैं तो ऐसी धातु जिनकी सतह टेढ़ी मेढ़ी या खुरदुरी होती है उनका संचरण अधिक तेजी से, यानी कि जो एकदम प्लेन होते हैं उनका संचरण देर में होता है, और जिनकी सतह टेढ़ी मेढ़ी होती है उनकी संचरण क्या होता है? जल्दी तेजी से होता है। अब प्रकाश की उपस्थिति की बात करें तो धातु द्वारा ऊर्जा तथा पराबैंगनी विकिरण के अवशोषण के कारण भी क्या होता है? संचारक दर बढ़ जाती है। चलिए आज अब हम देखते हैं कि संचारण का जो सिद्धांत है वो क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं। तो संचारण के सिद्धांत की बात करते हैं तो संचारण के मुख्यतः 3 प्रकार से: अम्लीय सिद्धांत, प्रत्यक्ष रासायनिक सिद्धांत और वैद्युत रासायनिक सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम देखेंगे अम्ल सिद्धांत क्या होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार वायुमंडल में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड जब जल के संपर्क में आती है तो कार्बोनिक अम्ल बनाती है। यह अम्ल धातु के साथ तो क्रिया करती है और उसका संचारण भी कर देती है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। देखिए, जल जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, ऐसे समझिए कि जल जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन H2CO3 बनता है, और जब फेस के साथ क्रिया करता है तो Fe3CO3 और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, यानी हाइड्रोजन गैस बनती है। और 2Fe3CO3 जब जल के साथ क्रिया करती है तो क्या बनता है आपका? 2FeOH3 का होल थ्राइस और 2H2CO3 बनता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये आपका O2 होगा। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप ठीक कर सकते हैं। ये आपका O2 होगा। चलिए अब देखते हैं प्रत्यक्ष रासायनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रत्यक्ष रासायनिक सिद्धांत की। तो इस सिद्धांत के अनुसार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जलवाष्प आदि गैसें विद्यमान होती हैं। ये गैसें धातु की सतह पर साधारण या उच्च ताप पर क्रिया कर लेती हैं तथा धातु का ऑक्सीकरण करके परत बना देती हैं। क्रियाशील धातु जैसे लिथियम, सोडियम को छोड़कर अन्य धातु उच्च ताप पर ऑक्सीकृत हो जाती हैं। इस प्रकार के संचारण को ऑक्सीकरण भी कहते हैं। इसमें होने वाली अभिक्रिया निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे कि अगर दो धातु अगर उसको दोगुना कर देते तो क्या बनता है आपका? Mn2+ और इलेक्ट्रॉन, यानी क्या होता है उसका इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और इलेक्ट्रॉन कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। ठीक उसी तरह अगर हम N ऑक्साइड उसमें जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है आपका? ऑक्सीजन बन जाए, यानी ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो क्या बन जाता है आपका? अपचयन हो जाता है। उदाहरण के लिए आइए उदाहरण को देख लेते हैं। तो खुली वायु में वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड गैस चांदी के पात्रों से क्रिया करके उनकी सतह को क्या कर देती है? काली कर देती है, क्योंकि चांदी और हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया से सिल्वर सल्फाइड बनता है। इनका रंग क्या होता है? काला होता है। फिर आगे आता है आपका विद्युत रासायनिक सिद्धांत। तो नस्ट नामक वैज्ञानिक ने सन 1889 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि इस सिद्धांत के अनुसार धातु की सतह पर अनेक छोटी छोटी विद्युत रासायनिक सेल बन जाते हैं और उनमें क्या होता है? रासायनिक और की अभिक्रिया साथ साथ होती है, धूल नष्ट होने लगते हैं और अन्य अवांछनीय पदार्थ बनने लगते हैं। इसके लिए क्या कहते हैं? ये संचरण लिखा है, ये आपका क्या हो जाएगा? संचारण हो जाएगा, यानी आप इसको जंग लिख सकते हैं। ये आपका क्या होता है? संचारण। चलिए, धातु रासायनिक सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है। एनोड पर आपकी ऑक्सीकरण क्रिया होती है और जबकि आपकी देखिए एनोड पर क्या होगी? ऑक्सीकरण क्रिया होगी और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होगी। यदि धातु एनोड की सतह की तरह व्यवहार करने लगती है तो उनका ऑक्सीकरण होने लगता है और आयनों के रूप में विलयन में घुलने लगते हैं, जिसके कारण धातु का क्या होता है? संचरण होने लगता है। अब उदाहरण देख लेते हैं। तो जिंक की क्षण को यदि ऐसे विद्युत विलयन में डुबोया जाता है जिसमें इसका ऑक्सीकरण होता है, तब जिंक के ऑक्सीकरण से क्या होता है आपका? माफ कीजिएगा, Zn2+ आयन विलयन में चले जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन जिंक की छड़ पर रह जाते हैं और जिंक धातु तथा Zn2+ आयन व इलेक्ट्रॉन के बीच एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, जिसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करती है। देखिए, एक रॉड है, उसको हमने क्या किया? एक विलयन में सोल्यूशन में हमने डाल रखा है। तो इसमें जो जिंक है वो आपका क्या हो जाएगा? 2n+ में टूट गया है और
उसमें क्या होगा, एक आयन बनने लगेगा और Zn क्या इलेक्ट्रोड पर जमा होने लगेगा। यदि इस समय साम्यावस्था में कोई अन्य पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने लगता, मान लीजिए कोई अन्य पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तब वो क्या करेगा, कैथोड की तरफ व्यवहार करेगा, जिसकी वजह से Zn2+ आयन विलयन में घुलते चले जाते हैं। धातु का क्या होता है, संक्षारण हो जाए। मान लीजिए कोई लोहे की रॉड है, उसको हमने क्या किया है, आपके विलयन में डुबो के रखा है। जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक ऋणात्मक होता है उतना अधिक होगा। जैसे यदि लोहे व कॉपर को मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाए तो लोहे का मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक होने के कारण क्या होगा, अधिक बच्चों ये संरक्षण लिख गया है मिसप्रिंट की वजह से, आप इसको संचारण कर लीजिएगा क्योंकि संचारण के चैप्टर चल रहा है। चलिए अब देखते हैं शुष्क रासायनिक संरक्षण क्या होता है। तो क्षार धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम आदि तथा क्षारीय मृदा धातु जैसे बेरियम, मैग्नीशियम आदि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्या करती, क्रिया कर लेती हैं। इसके फलस्वरूप उनकी सतह पर एक पतली परत जम जाती है और इस परत ऑक्साइड, जिसे परत ऑक्साइड परत भी कहते हैं, यह ऑक्साइड पर शुष्क या रासायनिक संचारण द्वारा बनती है, यानी कि जो सूखी हुई मूर्छे के टाइप की जो बनती है। वायुमंडल में उपस्थित जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सभी क्या करती हैं, धातु से रासायनिक क्रिया करती हैं, जिसके कारण धात्विक सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट आदि बना देती हैं, जो कि धातु की सतह पर एक पतली परत के रूप में क्या होती है, जमने लगती है। यही एक संचारण होता है। ये कई टाइप के होते हैं। एक होता है ऑक्सीकरण संचारण, देखिए बच्चों, एक होता है ऑक्सीकरण संचारण और एक होता है गैसों के द्वारा जो संचारण होता है, एक होता है द्रव धातु संचारण, यानी जो ऑक्सीकरण जमने से जो होता है, परत के जमने से, वो जो गैसों के द्वारा बनता है वो गैसों के द्वारा, जो द्रव धातु यानी कि द्रव के द्वारा जो धातु संचरण वो क्या होता है, द्रव धातु संचरण कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं पिकिंग बेडवर्थ नियम क्या होता है। तो पिकिंग तथा बेडवर्थ ने क्या किया था, 1923 में धातुओं के संचारण से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया था। उन्होंने क्या कहा था कि, आइए देख लेते हैं क्या कहा था उन्होंने, कि धातु के ऑक्साइडों का आयतन तथा धातुओं के आयतन की विशिष्ट मात्रा का अनुपात जितना अधिक होगा, संरक्षण की दर उतनी ही होगी। धातुओं का आयतन की मात्रा धातु ऑक्साइड की परत की मात्रा से जितनी अधिक होगी, धातु उतनी ही नॉन फोरस होगी, जिससे रक्षक पर धातु से मजबूती से जुड़ी रहेगी तथा संचारण की दर क्या होगी, उतनी कम होगी। चलिए आगे देखते हैं नम या विद्युत रासायनिक संचारण क्या होता है। तो बच्चों नम या विद्युत रासायनिक संचारण की क्रिया धातुओं में नमी के वातावरण, यानी कि जब धातु नमी के संपर्क में आती है तब ये संचारण होता है। यह धातुओं में शुष्क संचारण से ज़्यादा पाई जाती है। यह दो प्रकार से होती है। कौन कौन सी, एक होती है आपकी जब धातु विद्युत के चालक द्रवों के संपर्क में आती है, दूसरा जब दो अलग अलग धातुओं को आंशिक रूप से किसी विलयन में क्या करते हैं, डुबो के रखा जाता है। तो नश नामक वैज्ञानिक समीकरण, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1889 में ये समीकरण प्रस्तुत किया था, जिसे नश इक्वेशन कहते हैं। उनके अनुसार क्या था कि जो वायु की उपस्थिति में जब धातु की सतह संपर्क में आती है तो उसमें क्या होता है कि रासायनिक सेल बन जाती है और उसमें रेडॉक्स अभिक्रियाएं होने लगती हैं, और उस रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण क्या होता है, अवांछनीय पदार्थ बनने लगता है। तो बच्चों क्या बनने लगता है, अवांछनीय पदार्थ बनने लगता है, और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, संचारण। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक पसंद आया होगा। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। देखिए वक्त की कमी है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तेज़ी से इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो आज के सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।